Last class we have seen parallel axis theorem. We know that क्या कि अगर कोई एक बॉडी है कैसा भी शेप का हो और उसका सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ किसी भी एक एक्सिस से सेंटर ऑफ मास में पास करता हुआ कोई एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है, 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 कोई भी एक एक्सिस में, सपोज ये एक्सिस में हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, किस नाम से, इन द नेम ऑफ ICM। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस पैरेलल टू दिस एक्सिस, इसको पैरेलल होता हुआ कोई भी दूसरा एक्सिस, यहाँ पर हो सकता है, 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 कहीं भी ले लो। सपोज हम यहाँ पे ले लेंगे, कहेंगे ये एक एक्सिस है जो इस एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this body about this axis is given by moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass plus m the mass of the body into h square. H is the perpendicular distance between them, ICM plus m into h square। ये हम लोग पहले लास्ट क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल लेके भी हम लोग देखे थे। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़ा खाली ये बता देना मेरे को, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है और यहाँ पर मान लो कि कोई एक 3 kg का मास है। जस्ट थिंक, हियर इज ए 2 kg मास, हियर इज ए 3 kg मास, और इन दोनों के बीच में ये मान लो डिस्टेंस 5 मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे ढेर सारा एक्सिस लेता हूँ, एन एक्सिस हियर, एन एक्सिस हियर, एन एक्सिस हियर। नाउ नेम दीज एक्सिस, ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस। ये तीनों एक्सिस को देखो, ये जो 2 मास वाला सिस्टम, फॉर द 2 मास सिस्टम, 2 मास सिस्टम अरेंज moment of inertia about axis A, about B and about C in ऑर्डर। मतलब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये तीनों में से सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा जानने की हमारे पास पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये था कि द masses are close to the axis, moment of inertia is less, masses are away from the axis, moment of inertia is more। अगर वही नॉलेज को लेके करेंगे तो देख के पता चल जाएगा IA और IC में से क्या मिल रहा है। हम कहेंगे क्लू क्या हुआ सॉल्यूशन में, when masses are close to axis MI is more, MI is less, ये हमें मालूम है। हम अगर देखेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A 2 kg पास में है, 3 kg दूर में है। एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C 3 kg पास में है, 2 kg दूर में है। तो A से ज्यादा दूर पे ज्यादा मास है, C से ज्यादा दूर पे कम मास है। तो ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ गया कि IA विल बी मोर देन IC। सो ये समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A इज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस C। बाकी रह गया B के बाद, IA मोर देन IC बिकॉज मेजर मास इज अवे फ्रॉम 2 kg, ठीक है, और माइनर मास इज अवे फ्रॉम इज क्लोज टू A। C में देखो तो मेजर मास C के पास है, माइनर मास दूर पे है, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो IB, ये कहां पे रहेगा? इन दोनों के बीच में रहेगा, इनसे नीचे छोटा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? B को क्या है समझने के लिए वी शैल मेक यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। छोटे बच्चों थोड़ा ध्यान देना। अब ये दोनों मास का सेंटर ऑफ मास मस्ट बी
कहां पर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये 3 kg है, 2 kg है, तो ऑब्वियसली इट विल बी क्लोज टू 3 kg समवेयर हियर इज द सेंटर ऑफ मास। अब अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास मानेंगे तो सोचो तो यहां पर इस एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसको आईसीएम कहेंगे। इसके सबसे नजदीक कौन है, बी, उसके बाद नजदीक कौन है, सी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोज टू 3 kg अवे फ्रॉम 2 kg। बड़े मास के पास होता है, सेंटर ऑफ मास कहां होता है, हेवियर मास के पास होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के सबसे नजदीक कौन, बी, उससे नेक्स्ट कौन, सी, उससे नेक्स्ट कौन, ए। तो सेंटर ऑफ मास का सबसे क्लोज है आई बी, उसके बाद नेक्स्ट क्लोज है आई सी, उसका नेक्स्ट क्लोज है आई ए। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप क्या कहोगे, आई ए इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच ए का स्क्वायर, मतलब ए का डिस्टेंस, आई बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच बी का स्क्वायर, आई सी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच सी का स्क्वायर। अब एच ए एच बी एच सी क्या है, एच बी इज दिस, एच बी इज दिस डिस्टेंस, HB is this distance, HC is this, HC is this distance, HA is what, HA is this distance. Now you see, as center of mass is close to 3 kg, 3 kg के पास है, तो आप कहोगे क्या, HB is less than HC is less than HA। ऑब्वियसली आप बता सकते हो, आप तीनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, एच ए ज्यादा है तो आई ए विल बी मोर, एच बी सबसे छोटा है, आई बी विल बी द लीस्ट, सी बीच में, तो ये दोनों के बीच में रहेगा 10 10 10, क्या मिला, आई ए इज ग्रेटर देन आई सी इज ग्रेटर देन आई बी। तो ये हो गया अरेंजमेंट। जब तक हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं था तो हमें ये चीज मालूम था, जो अभी भी है आई ए इज ग्रेटर देन आई सी, वो ठीक है, लेकिन आई बी कहां रहेगा पता नहीं चल रहा था। फॉर दैट वी मेड यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चीजों को थोड़ा ठीक से समझो तो काम में लगेगा, ठीक है। ये कोरोना के चक्कर में ना पढ़ना हो रहा है ना पढ़ाना हो रहा है, लोग काम चलाओ कर रहे हैं, स्कूल पास करना है, दैट शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम किस काम के, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लेकिन इस थ्योरम का अपना एक लिमिटेशन है। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल था, कैसा शेप के बॉडी के लिए एप्लीकेबल था, हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज, लेकिन इसका लिमिटेशन ये सारे बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला उसका लिमिटेशन को लिख देंगे, नहीं तो गलत जगह लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल to thin laminar bodies only। ये सिर्फ थीन लैमिनार बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थीन लैमिनार बॉडी मतलब टू डायमेंशनल बॉडी, मतलब ऐसा कोई बॉडी जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, एरिया तो है वॉल्यूम नहीं है। एग्जाम्पल में हम कहेंगे ए थीन डिस्क, कोई डिश रखा है, कोई थीन प्लेट, ठीक है ना, कोई थीन रिंग, जिनका कोई वॉल्यूम नहीं है, दे ऑक्युपाई सम एरिया लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं। यू कैन नॉट अप्लाई इट फॉर ए सिलेंडर, फॉर ए स्फीयर, ठीक है। ये सबके लिए आप कोन, वो सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये थीन बार, तो ऐसा सारा केसेस में हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। What the theorem says, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे।
सो थोड़ा यहां पर लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल फॉर स्फीयर, कोन, क्यूब, सिलेंडर एक्सेट्रा। जिसका भी कुछ वॉल्यूम है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बात समझ में आना चाहिए। वो फंसाएंगे आपको ऐसे देख के, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के फंसाएंगे कोई क्यूब के लिए, कैसे हुआ बताओ, बोले यार ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, अप्लाई कर दिए फिर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पूछ लेंगे, बोले यार ये एप्लीकेबल नहीं है तो कैसे होगा, ये आपको समझ में आना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा, इफ mi of a laminar body, you can say it's a thin lamina, ठीक है, laminar body about any two mutually perpendicular axes along axis A and B along plane of lamina are known as IA and IB। स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, थोड़ा रुकते हैं, हजम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ mi ऑफ ए लैमिनार बॉडी, ऐसा कोई एक बॉडी है लैमिनार जिसका वॉल्यूम नहीं है, अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ए एंड बी, दो एक्सिस ए एंड बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, कहां पे है, अलोंग प्लेन ऑफ लैमिना। मतलब कोई कहेगा ए ऐसा है, कोई कहेगा बी ऐसा है, ए ऐसा हो या बी ऐसा, कोई कहेगा नहीं ए ऐसा है बी ऐसा है, ए एंड बी मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, A and B must be mutually perpendicular। कोई भी दो mutually perpendicular एक्सिस, सपोज हम कहेंगे ये हो गया एक्सिस A, ये हो गया एक्सिस B, नॉट नेसेसरी दे हैव टू पास थ्रू द बॉडी, ये एक्सिस B है, ये एक्सिस A है, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस along the plane of lamina are known as IA and IB। मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए और अबाउट बी हमें मालूम है, कैसे, एज आई एंड आई बी। तो देन mi of the body, mi of the body about a perpendicular axis मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस ऐसे लिखेंगे, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड passing through the axis A and B, passing through the intersection of the axis, passing through the intersection of axis A and B is given by, is मान लो कि ये पॉइंट O है, is IO is equal to IA plus IB। कितना सिंपल है स्टेटमेंट, आपको एकदम डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना लंबा स्टेटमेंट है तो दिमाग तो हिल जाएगा समझते समझते। मैं समझा दूंगा स्टेटमेंट कब लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में कोई पूछा, राइट द स्टेटमेंट फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इतना लंबा लिखना पड़ता है। अदरवाइज जो रियल इसका अंदर जो समरी है वो समरी इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू रिमेंबर, जब आप मैं बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक फोटो दे दो, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर आउट ऑफ दिस थ्योरम, बड़ा पावरफुल थ्योरम है।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर कोई एक लैमिनार बॉडी है, लैमिनार बॉडी मतलब उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं मतलब किसी एक प्लेन में आ जाएगा, किसी एक प्लेन में आ गया, और इस जिस प्लेन में, नाउ दिस बॉडी इज ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अब प्लेन ऑफ द बोर्ड पे कोई भी दो एक्सिस लीजिए जो आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज मैं कहूंगा कि मैं लेता हूं ऐसा एक एक्सिस, ऐसा एक एक्सिस, ठीक है, अलाउड है, एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में ले लिया। मान लो कि ये एक्सिस का नाम ए है, इसका बी है, और दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, ए एंड बी मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर लाइंग अलोंग द प्लेन। तब स्टेटमेंट को पढ़े, if mi of a laminar body about any two mutually perpendicular axes a and b along the plane of lamina are known as I and ab, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a is known, मतलब अबाउट a इसको अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अबाउट b is known मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कोई एक दूसरा एक्सिस जो इसका परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले एक्सिस का डेफिनेशन देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। खाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कहता है IO is equal to IA plus IB. I repeat, A and B are two mutually perpendicular axes along the plane of the lamina. IO is an axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of A and B. मतलब इसको इधर से घुमाओ कितना डिफिकल्ट मालूम है, इधर से घुमाओ कितना डिफिकल्ट मालूम है, अब इस एक्सिस में घुमाओ कितना डिफिकल्ट आपको मालूम चल जाएगा, दोनों का डिफिकल्टी लेवल जोड़ दो। If you look back to your copy, the first class itself we have seen a small question. A particle was kept in xy plane and we have seen that Iz was Ix plus Iy, है ना? ऐसे क्वेश्चन किए थे। फॉर एग्जाम्पल थ्योरम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहेंगे, मान लो एग्जाम में आ गया और आपको पूरा चीज याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिख लोगे? थोड़ा सिंपलेस्ट वर्जन में लिख देते हैं जिसमें कम से कम कुछ तो मार्क मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा। इफ ए लैमिनार बॉडी, रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट, लैमिनार बॉडी, लैमिनार होना बहुत जरूरी है, इट मस्ट नॉट हैव एनी वॉल्यूम, लाइज इन XY प्लेन। आप जानते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई बॉडी यहाँ पर पड़ा है, इसका मोमेंट XY प्लेन में पड़ा हुआ है ये बॉडी, तो क्या बता सकते हो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस में क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Ix प्लस एंड Iy एंड Iz? ऑब्वियसली आप कहोगे ये दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, along the plane of this lamina है, तो और जो Iz है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इस स्टेटमेंट को मैच कर गया, तो हम कहेंगे देन व्हाट इज Iz? इट इज Ix प्लस, so moment of inertia about z axis is same as moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। चीज जो बताने की कोशिश करे वो सिंपल है, लेकिन सारा उसका कंडीशंस याद रखना। अगर आपको समझ में आ गया है तो बताओ, सपोज ए लैमिनार बॉडी, ए थिन शीट इज लाइंग इन yz प्लेन, if it is lying in yz plane, what will be the relation between Ix, Iy and Iz? ये yz प्लेन में पड़ा है, मान लो कि थिन डिस्क इज लाइंग इन yz प्लेन, तो क्या होगा? कोई चीज yz प्लेन में पड़ा है, कोई चीज yz प्लेन में पड़ा है, तो उसकी प्लेन में ही है y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो Ix, Iy, Iz में क्या रिलेशन कहेंगे? अगर ये yz होता, x एक्सिस इनके साथ परपेंडिकुलर होता, ये परपेंडिकुलर होता तो हम कहते हैं Ix इज इक्वल टू Iy प्लस Iz, है कि नहीं? है ना? लाइक है। अभी मैं इसका प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। प्रूफ
प्रूफ छोटा कर देंगे। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक लैमिनार बॉडी है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं कि Iz = Ix + Iy, यही चीज प्रूफ करना चाहते हैं। Ix क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट x एक्सिस। कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आप उसको क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा का डिस्टेंस एक्सिस से देख लोगे। तो लेट अस consider a point mass mi at xy, क्विक लोकेशन दे दिया क्योंकि xy प्लेन में है। मान लो कि ये पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट क्या है? x y। अच्छा, तो xi yi ऐसे कर देंगे, xi yi मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ xi एंड yi लोकेट डिफरेंट मासेस। ठीक है ना? डिफरेंट मासेस को आप लोकेट करोगे। ठीक है। नाउ ix क्या है? समेशन ऑफ mi(xi²). तो देखना है कि ix मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस? दिस इज द y कोऑर्डिनेट, इट इज yi। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट, इज xi। तो ऐसे सारे छोटे छोटे मास का अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे और सबके लिए mi(xi² करके अगर जोड़ देंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो व्हाट इज ix? समेशन ऑफ mi(yi²). ध्यान रखना, मैं ix निकालते वक्त mi(yi) लिख रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। Similarly, what will be Iy? Distance of this mass from x axis, summation of mi(xi²). ये हो गया Iy। तो ऐसे सारे मासेस का x कंपोनेंट निकाल के, x कोऑर्डिनेट निकाल के हम Iy निकाल सकते हैं। सारे मासेस का y कोऑर्डिनेट निकाल के हम Ix निकाल सकते हैं। हमें निकालना है Iz। Iz निकालने के लिए हाउ इज द z एक्सिस? z एक्सिस इज लाइक दिस। अगर z एक्सिस ऐसा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम z एक्सिस? चलो हम ये डिस्टेंस को कहते हैं ri। Iz = summation of mi ri²। Iz क्या होगा? इसे सारे मास का z एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा प्यार से देखो तो क्या मिल रहा है? हियर ri का स्क्वायर क्या होगा? देखो तो ये चीज है xi, ये है yi, तो ri का स्क्वायर इज xi का स्क्वायर yi का स्क्वायर रूट ओवर के स्क्वायर। तो लिखें, सो ri² बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन बी रिटन एज xi² प्लस yi²। 10 10 10 10 Iz = summation of mi xi² yi²। और थोड़ा एक्सपांड करो तो समेशन ऑफ mi xi² समेशन ऑफ mi yi² एंड व्हाट इज दैट? व्हाट आर दिस फर्स्ट क्वांटिटी? गड़बड़ी से हम लोग पूरा करने के बाद भी लास्ट मोमेंट में गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि समेशन ऑफ mi xi² है तो ix लिख देते हैं। नहीं, दैट इज iy प्लस ix। लिखने में गड़बड़ मत करना। तो मिल गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ भी हमारा हो गया। सो इट इज इजी टू प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ी काम की चीज है। जब हम दूसरे बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग और उसका इंपोर्टेंस कितना ज्यादा है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई एक थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया गया है। कोई एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में हाफ m² है। नहीं भी दिया होता हमको क्या तकलीफ था, हमें मालूम है। मास एंड रेडियस r है तो हाफ m² है। बाई चांस कोई भूल गया होगा बोल के क्वेश्चन दे दिया गया।
फाइंड, इफ क्या लिखा है, फाइंड mi ऑफ डिस्क अबाउट ए डायमीटर अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन कौन सा एक्सिस मांग रहा है? बिट ए में क्या मांग रहा है? बोला है कि ये है डिस्क, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? अबाउट ए डायमीटर, ठीक है। बिट बी में क्या पूछ रहा है? बिट बी में पूछ रहा है अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये हो गया डिस्क, ठीक है। आप इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो इसका प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस एक्सिस में पूछ रहा है। बिट सी में क्या पूछा है? बिट सी में पूछा है अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, मतलब ये हो गया आपका डिस्क। ऐसा कोई टेंजेंट में आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ए बी सी का तीनों का एक्सिस दिखा दिया, क्योंकि सेंटेंस में से कभी कभार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकल जाता है, तो हम कहेंगे ये तीन एक्सिस में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कोशिश करते हैं। चलो हम सेंटर का नाम दे देते हैं सी और ओ, सेंटर का नाम है ओ। पहला केस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? से इट इज I1, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1 मालूम तो है नहीं। अच्छा, I1 पूछा है अबाउट ए डायमीटर। अच्छा, अगर ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में I1 हुआ, तो क्या बता सकते हो सेम डिस्क का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब ये डिस्क को ये डायमीटर में घुमाओ या ये डायमीटर में घुमाओ, कहां कुछ अंतर मिलेगा? अंतर नहीं मिलेगा। दिस विल बी आल्सो I1, है कि नहीं? कोई भी डायमीटर में घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा। यू रोटेट अबाउट दिस डायमीटर और दिस डायमीटर, हाँ ये दोनों I1 है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। Now these two are two mutually perpendicular axes along the plane of the disk. So the moment of inertia about an axis passing through O and perpendicular to its plane, IO, ये IO, ये I1, ये I1, क्या रिलेशन निकलेगा? Here आप कहोगे by perpendicular axis theorem, IO is equal to I1 plus I1। समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसमें I1 है, तो इसमें क्या होगा? I1 plus I1। अच्छा, लेकिन ये एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वो तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या है वो? दैट इज हाफ mr स्क्वायर। सो क्या मिला? 2I1 is equal to हाफ mr स्क्वायर। I1 निकालना था, कितना हो गया? 1/4 mr स्क्वायर। So the moment of inertia about a diameter is 1/4 mr स्क्वायर। बहुत ज्यादा फैला के एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? हाँ, स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, नीचे हम लोग खड़े। अच्छा, तो अभी ये पूछा है बी में, क्या पूछा है? अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये प्लेन में पूछा है। इसमें तो आपको आता है, क्या बड़ी बात है, क्योंकि इस एक्सिस में आपको दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑब्वियसली विल मेक यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 कहेंगे, तो सीधे सीधे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 इज इक्वल टू, वही तो पता करना था, क्या होगा? ICM, हाँ ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ना, ICM प्लस MH स्क्वायर। H कितना है? वो भी तो R है, तो I2 क्या हो गया? हाफ mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। MH कितना है? R स्क्वायर। जोड़ दीजिए, क्या मिला? इट वाज 3/2 mr स्क्वायर। जो लास्ट क्लास की पढ़ाई करके आए उनको समझ में आएगा, बाकी लोगों को लगेगा कि अभी अभी फ्रेश कुछ गंजा उंजा खाए, सर घुमाएगा, है ना।
तो जो पढ़ के आते हैं उनको अच्छा लगता है। हम लोग वक्त पे मेहनत नहीं करते हैं, बाद में अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा है, बहुत पढ़ता है, ब्रिलियंट। ये नहीं बोलते हैं कि वो ब्रिलियंट नहीं है, वो जो है वो है, हम ही गधे हैं, मेहनत नहीं किए हैं। अपना बुराई हमें दिखता नहीं है, दूसरों का बड़ाई दिखता है। पढ़ के आया करो क्लास में, रोटेशनल डायनामिक्स इज ए टफ चैप्टर अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, इस एक्सिस में पूछा। ओहो, चलो इसको नाम देते हैं I3। कैसे निकालेंगे? अरे डरने का क्या है, हमें I1 पता चल चुका है ना, we know already I1, now I1 can be treated as ICM। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? any axis passing through center of mass, I1 is also passing through center of mass। तो क्या लगाएंगे थ्योरम? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप कहोगे I3 is equal to I1 plus m into h का स्क्वायर, और h क्या है बाबा? इट इज इक्वल टू r m r स्क्वायर। I1 कितना था? I1 तो निकाल चुके हैं पहले से, 1/4 m r स्क्वायर प्लस 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 m r स्क्वायर। कितना सिंपल, सो इट इज 5 m r स्क्वायर बाय 4। है बड़े मजेदार, है ना? ये हो गया मिली जुली इफेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, दो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सिंपल के अंदर काफी कुछ राज छुपा हुआ है। अब राज की बात आया तो सिमरन तुरंत आंसर दे देगी। सिमरन बताओ पहला वाला का आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें राज छुपा है। सिमरन सिंह को आंसर आना चाहिए, नहीं बोल पा रही। अब देखो इसमें क्या दिया है? दी डिस्क इज लाइंग इन जेड एक्स प्लेन। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, कोई डिस्क है जेड एक्स प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कैसे होगा? वो तो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई चीज जेड एक्स प्लेन में पड़ा है तो पहले बताओ आई एक्स आई वाई आई जेड में क्या रिलेशन मिलेगा? Here we will say IY is perpendicular to the plane, तो IY is equal to IZ plus IX। पूछा क्या है? IZ कैसे निकालेंगे? It is IY minus IX। IY कितना दिया है? 16 kg मीटर स्क्वायर, IX 10 kg मीटर स्क्वायर, 16 minus 10 6 kg मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है, सिमरन को समझ में आया? देखो राज खुल गया, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? हो गया हाँ, फाइन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे चीज सोचना है। हर एक बीट को हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पर करेंगे, हर एक बीट को इंडिविजुअली करेंगे। आई कैन नॉट सेंड फोटोज, यू कॉपी डाउन और बाद में उसको नोट्स बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 का बीट नंबर 1, फॉर ए थिन स्क्वायर प्लेट फाइंड एमआई अबाउट एन एक्सिस अलोंग ए साइड। ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का मास m है, लेंथ l है। अच्छा, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, मास इसका m है ना? पूछा है एक साइड में बताओ अलोंग ए साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर आप तो ऐसा चीज नहीं बताए थे। हाँ नहीं बताए थे, फिर भी आप बना सकते हो, आपको जो आता है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ में काफी एक्सपर्ट है। जुगाड़ लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। कैसे? हम कहेंगे कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका मास m है। I can consider this as a combination of thin strips like this। पतले पतले स्ट्रिप ले लो। Each thin strip will behave as a thin rod। हर एक रॉड का मास कुछ m1, m2, m3, m4 ऐसे होगा, लेकिन हर एक रॉड का लेंथ l ही होगा। तो आप अगर कहोगे ये a है, ये b है, तो IAB क्या होगा? IAB क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू IAB। कैसा होगा? मान लो ऊपर वाला थिन रॉड का मास m1 है और ये रॉड है, हम जानते हैं फॉर्मूला
कोई रॉड का मास अगर m1 है, लेंथ अगर l है, इस एक्सिस में होता है ml²/3। तो क्या होगा IAB विल बी m1 l²/3 प्लस दूसरे का m2 l²/3। ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो l²/3 गोज कॉमन, अंदर क्या रह गया m1 m2 m3 एंड सो ऑन। और ये सारा m1 m2 m3 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा m, तो आंसर हो गया सेम ml²/3। तो अबाउट एन एज, अबाउट ए साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया ml²/3। बोलना है कि दूसरा कैसा है, बीट नंबर 2 में पूछा है कि अगर हम कहेंगे ये स्क्वायर प्लेट है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यू नीड टू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब कैसा कॉर्नर में, ऐसा मेरा पेन जैसा है, इस एक्सिस में पूछा है। तो हम कर सकते हैं, क्या हमें इस एक्सिस में और इस एक्सिस में मालूम है? हाँ मालूम है, क्योंकि इसमें जितना होगा इसमें उतना ही होगा, ये सिमेट्रिकल बॉडी है। तो अगर O से पास करता हुआ कोई एक्सिस जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बाय कौन सा थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये हमें मालूम चल गया है ml²/3 निकाल चुके हैं, ये भी तो वही है ml²/3। तो IO क्या हो जाएगा, इट इज बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IO इज इक्वल टू 2ml²/3। दोनों को जोड़ दो। देखा, स्क्वायर प्लेट का साइड में हमें मालूम क्या था, सिर्फ ये क्या, अगर ऐसा है तो m1 l²/3 होता है, इतना ही मालूम था। इसी के जुगाड़ से बाकी चीज निकाल दी हम लोग। जुगाड़ में भी इंडियन लोग बहुत मास्टर है। फॉरेनर्स क्या करते हैं, फटाक से दे दिया, चलो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। उनका जुगाड़ नहीं होता है, वो पूरा फंडामेंटल से डिराइव करते हैं। हम लोग जुगाड़ से सारा चीज निकाल लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर तो जुगाड़ में पूरा दुनिया चल जाता है। तो दो एक्सिस में देख लिए, एन एक्सिस अलोंग ए साइड, बिट नंबर 2 में एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तीसरा हुआ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब मैं ये वाला स्पेस को मिटा दूंगा, आपको दिख चुका है, ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है। वी आर एट बीट 3, तो ये स्पेस को मिटाता हूं। बीट 3 में क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखो तो बीट 3 में पूछा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अच्छा, सेंटर से जाएगा, ये सेंटर C है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस एक्सिस में पूछा है, ये एक्सिस में पूछा है। चलो IC निकालने को पूछा है। क्या हमें IO मालूम है? हाँ मालूम है। क्या ये दोनों एक्सिस में कोई थ्योरम एस्टैब्लिश होता है? हाँ होता है। कौन सा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है कि नहीं। IC वाला एक्सिस ऐसा है, IO वाला एक्सिस ऐसा है, एंड IC वाला एक्सिस जा रहा है सेंटर ऑफ मास में, तो हम कहेंगे बाय एक्सक्यूज मी, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कहेंगे IO इज इक्वल टू ICM इन दोनों में से कौन सा है जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है? कौन? IC एक्सक्यूज मी, ICM प्लस MH²। H मतलब दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, है कि नहीं। H², इधर IC पता करना है, लेकिन IO तो निकाल चुके हैं, 2ml²/3। और H क्या है? H इज, ये डिस्टेंस पूरा होता है √2l, ये √2l का आधा, ये साइड लेंथ l था, l/√2। सो हमें क्या चाहिए, 10 IC इज इक्वल टू IO माइनस MH²। IO हो गया 2ml²/3 माइनस MH², ये l/√2 है, l/√2 का स्क्वायर इज l²/2।
चलिए मारपीट करिए, जो निकलेगा वही आंसर है। क्या हो गया ये, ml स्क्वायर बाहर फेंको, अंदर हो गया 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2 इज 4 माइनस 3 इज 1/6, 2/3 माइनस 1/2 तो इट इज 1/6, तो हो गया ये 4 माइनस 3, हाँ 1/6, सो इट इज ml स्क्वायर बाय 6। ये IC हो गया ml स्क्वायर बाय 6। अगर आप स्मार्ट हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताना चाहूंगा, जिसके लिए सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट लोगों को पसंद आएगा, बाकी लोग समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, दो दो क्यों याद रखोगे। अब ये जो प्लेट था इसका मास m था, लेंथ l था, है ना, तो इस एक्सिस में क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय 3। इट वाज एज गुड एज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन रॉड्स। तो बताओ अगर ये एक्सिस में ml स्क्वायर बाय 3 होता था तो ये एक्सिस में क्या होगा, जैसे रॉड का बीच वाला एक्सिस में जाता था ml स्क्वायर बाय 12, तो इसमें होगा ml स्क्वायर बाय 12, इसमें कितना होगा, इसमें भी होगा ml स्क्वायर बाय 12, इसमें कितना होगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, हो गया 2 into ml स्क्वायर बाय 12 दैट इज ml स्क्वायर बाय 6। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाया, मतलब किसको समझ में नहीं आया। हाँ हाथ उठाओगे तो दिखेगा ना मुझे, तुम लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठे हो, ये सब वीडियो के पीछे हाथ उठा रहे है ना, भूल जाते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, तुरंत हाथ उठा दिए ऊपर। अरे मैं कैसे दिखूंगा तुम लोगों का वीडियो ऑन है क्या, हाथ उठा बोलने से हाथ उठा दिया। अच्छा नाउ आई विल एक्सपेक्ट, इतना मेहनत करता हूं तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा। बीट 4 का मुझे आंसर चाहिए, फटाफट बताओ। बीट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायगोनल। हाँ कितना सिंपल है। अच्छा ये स्क्वायर था, इट वाज ए स्क्वायर प्लेट। अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट का पूछा है ये डायगोनल में कितना होगा, कितना होगा मालूम नहीं है, तो ये डायगोनल में जितना होगा ये डायगोनल में तो उतना ही होगा। और अगर ये स्क्वायर प्लेट है, they must be perpendicular and they must intersect each other at point C। अगर ये डायगोनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ID कहेंगे तो ये भी तो ID ही होगा। और क्या हम ID और ये जो IC है उनके बीच में कोई थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो कहेंगे हाँ, कहेंगे बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IC इज इक्वल टू ये ID प्लस ये ID, 2ID। देख लो, और हमें ID चाहिए था जबकि IC हमें पहले से मालूम है, तो क्या कहोगे, सो दिस इंप्लाइज 2ID इज इक्वल टू 2ID along the diagonal is equal to ml square by 6। समझ में आ रहा, इस एक्सिस में ID हुआ तो इस एक्सिस में ID हुआ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, उनको परपेंडिकुलर होके जो जा रहा है वो IC है, तो ID क्या हो गया, ID is ml square by 12, आंसर हो गया ml square by 12। समझ में आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट द डायगोनल इज ml square by 12। ठीक है, अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, नाउ गिव मी द आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचना है और बताना है, सोचना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए स्क्वायर प्लेट mi of the plate about
different axes along its plane and passing through center are given as IA, IB and IC as shown. ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। हम ये दिए हैं सेंटर से पास करता हुआ, ये एक एक्सिस है, इसको आप कहोगे ए, ये एक्सिस है, इसको आप कहोगे बी, और ये एक एक्सिस है, इसको आप कहोगे सी। ये एक्सिस इसके साथ कुछ 30 डिग्री कर रहा है, ये हो गया सी। ऐसा करके 3 एक्सिस दिया गया है। ये तीनों एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नोन। अरेंज IA, IB, IC in ascending order। सबसे पहला बताने वाला आज की क्लास का हीरो बनेगा, here be CTS स्टार। देखते हैं कौन बनता है आज की क्लास का CTS स्टार। एक स्टार हमारे तरफ से मिलेगा सबसे पहले सही आंसर बताने वाले को। ध्यान से लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना। ऑल द थ्री आर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड देयर आर 3 डिफरेंट एक्सिस। इस एक्सिस में IA, इस एक्सिस में IB, इस एक्सिस में IC, ऑल द थ्री आर अलोंग इट्स प्लेन। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, अरेंज करके आपको बताना है। इफ यू वांट टू बी a CTS स्टार यू हैव टू वर्क हार्ड। दिया है कि एक स्क्वायर प्लेट है, IA, IB, IC में से छोटा कौन बड़ा कौन बताना है। और आप में से करीब करीब 10 लोग बोले हैं कि ये तीनों बराबर है। चलिए मैं देखता हूं कि आप सही बोले या गलत बोले। चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं O। लेट IO is MI about an axis passing through O and perpendicular to plane of square। ठीक है, चलो ये मानते हैं। आइए पहला केस में हम बात करेंगे IA का। अगर इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है तो इस एक्सिस में भी तो IA होगा और ये पॉइंट होगा O, है ना। अगर हम इस एक्सिस में होगा IB तो इस एक्सिस में भी तो होगा IB। ये अगर हुआ IB तो इसमें भी घुमाना तो इक्वली डिफिकल्ट है। और IC के बात करें, चलो सोचते हैं IC कैसे था, इसके साथ 30 डिग्री करके था। ठीक है, अगर इसके साथ 30 डिग्री करके है तो इसके साथ 30 डिग्री करके भी तो दूसरा हो सकता है। ये देखो सिमेट्री से ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर इस एक्सिस में IC है तो इसमें भी तो होगा IC। and all these 3 cases they are meeting at the center। तो क्या लिखोगे, और ये तीनों केस में these axes are perpendicular to each other। तो क्या कहोगे, by perpendicular axis theorem। IO is equal to 2IA plus 2IB plus 2IA equal to 2IB। इस केस में क्या होगा, IA प्लस IA। इस केस में IO क्या होगा, IB प्लस IB। और थर्ड केस में IO क्या होगा, 2IC। मतलब
तुम लोग बहुत बढ़िया बताए। IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। टू गुड, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर दिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। बढ़िया।